बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। पीएसएल अब अपने अरूज पर है। कराची में एक मरहला हुआ, उसके बाद मुल्तान, अब लाहौर में मैचेस खेले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता शब लाहौर के अंदर की टीम गैर मतबूको तौर पर पेशावर ज़ल्मी से हार गई और सिर्फ 129 रन पर ढेर हो गई, जबकि 7 विकेटों से पेशावर ज़ल्मी ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। बाबर आजम भी कामयाब हुए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो पॉइंट्स टेबल है वो काफी दिलचस्प हो चुकी है। जो 4 टीमें इसमें नजर आ रही हैं, इनमें सर-ए-फहरिस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ, कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर है। इन दोनों ने 5-5 मैच खेले हैं। लाहौर के अंदर ने भी 5 मैच खेले हैं, इनके 4 पॉइंट्स हैं। यानी अब लाहौर के अंदर से ऊपर से लगी है कराची किंग्स की टीम। पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैच खेले, उनके भी 4 पॉइंट हैं। तो अब 4 टीमों ने ऊपर आना, तो लगता है कि यही 4 टीमें ऊपर आ सकेंगी। कोयटा ग्लैडिएटर के 2 पॉइंट 3 मैचेस के बाद और मुल्तान सुल्तान के 5 मैचेस के बाद सिर्फ 2 पॉइंट हैं। आज भी लाहौर में इस वक्त एक मैच खेला जा रहा है। ये मैच है कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। अब मजबूरी सूरत हाल क्या है कराची के बारे में? अहले पाकिस्तान ये सोचते हैं कि किसी भी शहर, बड़े शहर में जब शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए नहीं आते तो दूसरे शहर पर इसका असर पड़ता है। कराची में टर्न आउट जो है वो बड़ा पुअर रहा है। वो होना नहीं चाहिए था। फिर जो लोग बीसीबी के या किसी फ्रेंचाइज के मेहमान की हैसियत से मैच देखने गए, वो ज़ाहिर है कि लोगों से मिलते जुलते हैं, कुछ गपशप होती है, सीनियर लोग होते हैं और वो बता सकते हैं कि इस सूरत हाल क्या है और क्या होना चाहिए। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के जाने मानी सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर जनाब कमर अहमद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कमर भाई, आपकी तस्वीरें देखी, आप खूब कहके लगा रहे थे, गपशप कर रहे थे। आप तो एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन जो असल रूह है क्रिकेट की, जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनसे स्टैंड खाली रहे। ये क्या वजूहात हैं इसकी? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सीन था कराची के नेशनल स्टेडियम में। जब आपकी कौमी टीम, नेशनल टीम अच्छा परफॉर्मेंस न कर रही हो बाहर या अंदरूनी मुल्क अपने होम ग्राउंड पर, तो उनके जो फैंस और सपोर्टर्स एंड फॉलोअर्स होते हैं उनको बड़ी नाउमीदी होती है। और वो भी यूं कि इस कदर खराब परफॉर्मेंस करना लोअर स्टैंडर्ड की टीमों के खिलाफ भी पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस पिछले चंद सीरीज में है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, क्रिकेटिंग का सिटी है। और दूसरी ये कि जो फैसिलिटीज है क्राउड के लिए वो हमेशा से लोग चीखते पुकारते रहे हैं। और आप आधे मील दूर क्राउड को बस से उतार दें, चारों तरफ बैरियर बिछा दें, किसी फैमिली को, किसी बच्चे को, किसी फॉलोअर को आप खाने पीने की चीजें ग्राउंड में न ले जाने दें, तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा ये सेटबैक होता है क्राउड के लिए, तमाशे बीनियों के लिए। तो यही यही वजह थी। मुझे तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैं 2 दफे गया ये BLPSL का गेस्ट बनाकर स्पॉन्सर्स लेकर गए। मैं मीडिया बॉक्स में नहीं जाता हूँ इसलिए कि मेरा काम मीडिया से नहीं है, इसलिए कि मैं रिपोर्टर अब नहीं हूँ। तो मैं खामखा जाकर क्यों बैठ जाऊँ मीडिया बॉक्स में? तो मैं स्पॉन्सर्स का गेस्ट होता हूँ, उनके जो मेहमान होते हैं उनसे गपशप मारता हूँ क्रिकेट की। और वो भी मुझसे कुछ हासिल करते हैं, मैं भी उन लोगों से कुछ हासिल करता हूँ। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट था कि आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो मैचेस PSL के हो रहे हैं इस सीजन में, उसमें सिर्फ लाहौर में क्राउड आया है और मुल्तान में थोड़ा बहुत। वरना आप देखें कि रावलपिंडी जैसे शहर में क्राउड था ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा कमर भाई, ये जो आप जिस क्रिकेट की शफिया के साथ बैठे हुए थे, जो गपशप हो रही थी, वो क्या, उनका क्या ख्याल था कि लोग क्यों नहीं आ रहे? राजा साहब, मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, अरबों रुपये खर्च कर दिए रेनोवेशन पे नेशनल स्टेडियम के, और इस कदर नाकिस बनाया है उन्होंने नई बिल्डिंग कि उन्होंने मेन गेट की तरफ से, अगर आप नेशनल स्टेडियम में आए हुए हैं, जब आप दाखिल होते हैं तो पवेलियन है और इंट्रेंस है। उसके राइट अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड पे उन्होंने, जहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर ये बिल्डिंग ऐसी बना दी है जैसे किसी गवर्नमेंट के रेवेन्यू और टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग है। अच्छा। इनको इनको मशवरा करना चाहिए था मेरे जैसे लोगों से, जो कि मैंने 76 टेस्ट ग्राउंड पे से बैठ कर रिपोर्टिंग की हुई है और ब्लैक में रहा हुआ हूँ। पवेलियन, ड्रेसिंग रूम और क्रिकेट के ग्राउंड के बारे में जो मैं
मैंने देखा है दुनिया में, वो मुझसे मशवरा करते तो उनको प्रॉपर मैं गाइडेंस देता कि क्रिकेट के ग्राउंड में पवेलियन या बिल्डिंग कैसे बनती है। अब आप देखिए, अब जो खिलाड़ी की कोच जब ग्राउंड में जाती है तो वो बजाय मेन गेट से जब एंट्री होते हैं तो बजाय दाखिल हो जाए मेन गेट से पवेलियन में, वो पूरे ग्राउंड का सर्कुलर चक्कर लगा के अदर एंड यूनिवर्सिटी रोड पे जाके बैठते हैं। अब आप देखिए कि कोई ऐसा इतनी खराब वो बिल्डिंग बनी हुई है कि ना वो क्रिकेट का पवेलियन लगता है और ना वो किसी खेल के मैदान के स्टेडियम का पार्ट लगता है। ये चीज मुझसे अगर ये मशवरा करते तो मैं इनको कहता, आप मेन गेट से दाखिल होते हैं, जो आपने पुराना पवेलियन बनाया हुआ है घटिया सा, उसके सामने नया पवेलियन बना के पुराने पवेलियन को कनेक्ट कर देते और वो ज्यादा बेहतर होता। बनस्पत ये कि एट द फार एंड ऑफ द ग्राउंड आपने पवेलियन बना दिया। सबसे जो अफसोसनाक बात मुझे नजर आई कि आप देखिए, जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना गेम के दुनिया में, वो लाइफ लाइन होते हैं जी, वो फंड देते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं जी हाँ। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि उनकी रेस्पेक्ट करते, उनको ऑनर करते और नई बिल्डिंग जैसी भी बनाई थी उसमें उनको हॉस्पिटैलिटी बॉक्स देते, जी हाँ, उनकी रेस्पेक्ट करते। उनको उन्होंने छोड़ दिया पुराने पवेलियन की तरफ। अगर उन बॉक्सेस में अगर आप जाए राजा साहब, मुझे नहीं मालूम कि आप कभी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में नेशनल स्टेडियम में गए हैं जी, ये बिल्कुल अस्तबल की तरह है। अब आपकी बातें जो है वो बड़ी कीमती हैं। मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड के लोग अगर सुन ले तो शायद उनकी, अब जो कुछ होना था वो लाहौर में भी हो चुका है, कराची में भी हो चुका है, अब क्या किया जा सकता है सिवाय काफी अफसोस मलने के। अच्छा, अब ये बताएं, ये मोदी सरकार गिदड़ बकरियां लगा रही है और कभी इंटरसिटी की बात करते हैं, कभी वो जो राजीव शुक्ला है वो कहते हैं हम क्रिकेट का बायकॉट करेंगे। बायकॉट पहले उन्होंने किया हुआ है और फिर उसके बाद कहते हैं आईसीसी के इवेंट को भी हम रिकंसिडर करेंगे। यानी ये हर चीज के बिला वजह प्रधान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे बताएं, आप मिले भी हुए हैं, डालमिया को मिले हुए हैं, साल्वे को मिले हुए हैं, बिंद्रा को मिले हुए हैं। ये जो बोने मार्क आप क्रिकेट के जिसमें जय शाह भी शामिल है वो अब आईसीसी में और बीसीसीआई में आ गए हैं, तो इससे क्रिकेट को आप पोलिटिकलाइज करने से क्या नुकसान पहुंचेगा और ये क्या तूफान बदतमीजी है? क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान उस वक्त से पहुंच रहा है जब से आईसीसी का हेडक्वार्टर लाहौर से शिफ्ट हुआ है और अब चूंकि कब्जा इस पर हो गया है आईसीसी का, क्योंकि आईसीसी सबसे ज्यादा फंड जनरेट करती है आईसीसी के लिए और उनका जो सेक्रेटरी जो बीजेपी का नुमाइंदा है उसने आईसीसी का सेक्रेटरी बना दिया है, तो और भी आईसीसी की हालत और क्रिकेट की हालत बिगाड़ दी है। ये तसुब शुदा इदारा बन चुका है। आपको सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो गलती की कि घुटने टेक कर और हाइब्रिड सिस्टम ले लिया चैंपियंस ट्रॉफी का, इनको एक सख्त इकदाम उठाना चाहिए था और उनको क्या देना चाहिए था कि हमें पैसे तो गए बाहर में, हम अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता है तो हम इंडिया के बजाय चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे, चाहे बिलियंस का को नुकसान हो जाए। एक अना भी होती है, एक आन बान भी होती है और एक प्राइड भी होती है जो इसका फुकदान है हमारे सिस्टम में, सही, और जिसका खमियाजा ये भुगतेंगे और भुगत रहे हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के लोग। और इनके समझ में नहीं आई कि ये इंडियन जो है जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हर वक्त पहली अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं पाकिस्तान को खत्म करने की। जो आपने 1971 का हादसा देखा मशरकी पाकिस्तान का, पहली अपॉर्चुनिटी में इंडियन फोर्सेस मुक्ति बाहिनी के नाम से घुसकर ड्रामा शुरू कर दिया वहां पर और बंगालियों को बदनाम करते रहे। अब बंगालियों को होश आया है ये हसीना वाजिद के निकलने के बाद, अब वो पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा कमर भाई, लेकिन हाँ, अब आपने बड़ी कूसे में दरिया को बंद किया और हम दुआ गो हैं अल्लाह इसी तरीके से आपको कायम और दायम आबाद रखे और हम क्रिकेट के हवाले से आपकी बड़ी खूबसूरत, दिलचस्प और तजर्बे से भरपूर बातें सुनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। ये थे जनाब कमर अहमद। सामीन कराम, आप हमारे इस प्रोग्राम में
جو मुख्तलिफ तबसरा निगार हैं उनकी गुफ्तगू को पसंद फरमाते रहते हैं क्योंकि उनमें संजीदगी होती है। खेल के हवाले से जो बड़ी बारीक बीनी है उससे मामलात को बयान करने की एक जो सलाहियत है वो मौजूद होती है। तो इस लिहाज से आपकी जो हौसला अफजा किस्म के पैगामात हैं और जो सताइश है वो हमारे लिए हौसले का बायस है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक कुरैशी साहब तज्जियाकार हैं, आप जानते हैं, साबिक क्रिकेटर भी हैं। इसके अलावा ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी रह चुके हैं। क्रिकेट के हवाले से इनकी गराकदर खिदमत हैं। हाल ही में जो गुजरांवाला को स्टेडियम को रिवैम्प किया गया, वहाँ पे पंजाब सुपर लीग कराई गई, उसके मुअय्यद, उसके ओरिजिनेटर और उसके फाउंडर भी तारिक कुरैशी साहब ही हैं। तो क्रिकेट के से इनका प्यार और उसकी जो एक सरपरस्ती है वो उनकी शख्सियत का खासा है। इनसे जरा पूछते हैं इस वक्त जो नया बदला हुआ एक माहौल है और उसमें बीसीसीआई जो है वो भी पीछे नहीं है इंडियन सरकार से, तो वो जो बातें कर रहे हैं बढ़ बढ़ करके कि आईसीसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं और फिर क्रिकेट रिलेशंस के खात्मे का ऐलान करें, जो कि पहले भी हो चुका है। इस पर जरा बात करते हैं कुरैशी साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम। जिस तरीके से इस फ्रेम में बीसीसीआई ने ये ऐलान किया है और जो शुक्ला साहब हैं, राजीव शुक्ला साहब के, हम आईसीसी को कहेंगे कि हमारे मैच रीशेड्यूल करें, ये वो मुझे लगता है कि वो नॉन क्रिकेटिंग कल्चर की बात कर रहे हैं। ऐसा क्रिकेट में होता नहीं है। तो आप इस सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड डू। देखें, एक चीज तो हम अक्सर तस्करा कर चुके हैं कि इंडिया ने पोलिटिसाइज कर दिया है, क्रिकेट को उन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया है। तो उनका बोर्ड जो है वो भी पॉलिटिक्स करता है। वो पाकिस्तान को किसी भी जगह पे जहाँ पे नुकसान पहुंच सकता है वो पहुंचाता है। आपने देखा कि पीएसएल जो है कितना अर्सा पाकिस्तान में नहीं आ सकी, उसके पीछे मरकजी वजह यही थी कि बीसीसीआई जो है वो नहीं होने दे रहा था, प्लेयर्स यहाँ पे नहीं आते थे। और इसी तरह जो टीम्स आती थी तो उनको भी किया जाता था, आईपीएल के नाम पे उनको थ्रेट किया जाता था। और उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, बायलैटरल इवेंट्स तो खत्म हो गए ना, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। हालांकि स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स जो है वो और चीज है, स्पोर्ट्स से तो लोग करीब आते हैं। तो उन्होंने चूंकि इसको पूरे स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने जल्दी में एफआईआर दी इस इंसिडेंट की, अभी चल रहा था और एफआईआर दे भी थी तो हाँ कि जी फलां आए थे और उन्होंने ये, तो इसी तरह इन्होंने भी किया। सो लगता तो अजीब ये सीन लगता है। ये आपका स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, पॉलिटिक्स का नहीं है। नहीं, ये बात बड़ी हैरानगी की बात है कि इतनी जल्दी उन्हें पता कैसे चल गया। और अगर वो इतने ही उनके पास वसाइल हैं तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? इतना हाईली मिलिटराइज्ड जोन है कश्मीर जो है, एक 7 लोगों के ऊपर, हर 7 लोगों के ऊपर एक वहां पे सिपाही खड़ा है, इनका फौजी खड़ा है। तो फिर वो इतने हाई सिक्योरिटी जोन में ये हो कैसे गया? सो इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है कि जो स्पोर्ट्स की बात चल रही है कि उसको उन्होंने फौरन जो बात की कि अब जो है हम इनके साथ आईसीसी इवेंट्स में दूसरे राउंड में रखेंगे। ये बेशक इंडिया इस वक्त जो है उसकी टीम अच्छी है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल, उनका जो पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल हिस्टोरिकली आप देखें तो ये हमेशा पाकिस्तान से हारते आए हैं। और स्टैटिस्टिक्स आपको बताएंगे, इस एक डेकेड को निकाल दें तो बाकी इस एक डेकेड में भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी इसी डेकेड में होगा, वो हारे। फिर वो वर्ल्ड कप के जो 10 विकेटों की डिफीट है और इस तरीके से। तो ये किसी भी तरह जो है इन हालात में अगर पाकिस्तान से एक और शिकस्त लेते हैं तो उसका फॉल बैक बहुत ज्यादा आता है। उनकी उसमें जो रिएक्शन होता है उनकी पब्लिक का उस चीज से बहुत ज्यादा होते हैं। तो हालांकि स्पोर्ट्स में हार जीत होती है, लेकिन इसके जो है इन्होंने चूंकि स्पोर्ट्स से ज्यादा इसको मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया है स्पोर्ट्स, तो उसकी वजह से ये इस तरह के बीसीसीआई भी स्टेटमेंट। अच्छा, अब आपने बड़े अच्छे तरीके से अच्छा किया कि हमारा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, लेकिन हमारे जो स्पोर्ट्स के सुनने वाले हैं उनको इसके सियासी और सकाफती और तारीखी पस मंजर का भी पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अब इसमें वापस अब वतन की तरफ आते हैं, अपने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, ये जो कम्पिटेटिवनेस है, जिस तरीके से हमारे फोरमोस्ट बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं विद स्लाइटली बड़ा कम स्ट्राइक रेट है, बॉलर्स की इकोनॉमी भी तसल्ली बख्श नहीं है, और वो सारे बॉलर्स और बैटर्स जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं वाइल रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो जिस तरीके से बाबर खेल रहे हैं या रिजवान खेल रहे हैं, मुझे लगता है जब वो टफ अपोनेंट देखेंगे
स्ट्राइक रेट जो है इनका वो और नीचे जाएगा और फिर इनको एक सख्त मज़ामत का भी सामना करना पड़ेगा जो कि वर्ल्ड क्लास भी हो सकती है। जो बाबर की बात आप कर रहे हैं, बाबर जो है चूंकि बैक पैच चल रहा है इसलिए वो उसका ऑलरेडी उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, हम ये नहीं कहते कि वो बुरा प्ले, मतलब वो दुनिया का टॉप बैटर्स में से जी, लेकिन उसका एक स्टाइल है, उसके स्टाइल में वो 150 प्लस के या 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेल ही नहीं सकता। उसका स्टाइल ऑफ क्रिकेट ही ये नहीं है। जी, तो वो 120-25 के करीब जो है उसका स्ट्राइक रेट तो वो बेस्ट परफॉर्म करता है, लेकिन चूंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, स्कोर नहीं कर पा रहा था, ज्यादा फेलियर ज्यादा थे, तो इस वजह से जो बैट्समैन होता है वो एक बॉल की चूंकि गेम होती है तो वो अंडर प्रेशर आ जाता है। अभी वो उस प्रेशर से निकलने की कोशिश कर रहा है। 1-2 अच्छी इनिंग्स होंगी तो बाबर में पोटेंशियल है जी, कि वो रीगेन करेगा। आपने रिजवान की बात की, तो रिजवान जो है उसने चाहे 2 सेंचुरीज की हैं ICPSL में, लेकिन अगेन उसमें और बाबर की अगर आप क्लास देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क। जी, ठीक है, वो बड़ा एम्बिशियस है, रिजवान बड़ा एम्बिशियस है, बड़ा फिट है, और लेकिन जो अगर हम इसकी क्वालिटी देखें, क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक्स देखें और जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट देखें तो वो बहुत डिफरेंट है। बाबर जो है वो बहुत आगे है, तो बेशक वो इस वक्त सामने नहीं। अब बाबर की हम बात वापस करें तो बाबर जो है इस वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है कि वो उसको रन की जरूरत है अंडर प्रेशर, जबकि रिजवान की गेम ही यही है। तो दोनों जो है टीम से बाहर हुए, T20 की टीम से दोनों बाहर हुए, तो शायद वो कम बैक का जो है वो भी टेंशन स्ट्रेस उनके ज़हन में है। PSL जो है ये हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, इसमें आपको यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए। आप देखें कि शार मलिक और खुर्रम मंजूर जो है जो कि बिल्कुल क्रिकेट खत्म कर चुके हैं, इस तरीके से फ्रेंचाइजीज करेंगी कि जी सीनियर मोस्ट जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट हो चुके हैं उनको फिर आप आगे रखेंगे सिर्फ एक मैच जीतने के लिए या टूर्नामेंट में अच्छी पॉइंट्स टेबल पे आने के लिए। अगर ऐसी सूरत हाल में जब टैलेंट सामने नहीं आ रहा फिर आपके ख्याल में करना क्या चाहिए? कुछ दरमियाने दर्जे के कुछ पोटेंशियली क्रिकेटर ढूंढने चाहिए? हमारी जो सर्च कमेटी या टैलेंट हंट कमेटी है, करना क्या चाहिए? जरा ये इख्तिसार से आखिर में बता दीजिए। चीज से एग्री नहीं करूंगा कि इस टूर्नामेंट से कुछ सामने नहीं आ रहा। 3-4 प्लेयर्स है इस वक्त वो ऐसे हैं इसी PSL में। बैटिंग में मैंने वो जो देखा है यासिर, वो मेरा ख्याल है उसमें इंटरनेशनल जो अच्छे बैट्समैनों का उसमें पोटेंशियल है, और उस पर हम बिल्कुल सब ज्यादा फरहान तो ऑलरेडी टेस्टेड है, उसको भी चांस जरूर मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है एक तो फास्ट बॉलर जो आपका अली रजा है वो आपका फ्यूचर स्टार है। अब अगर उसके ऊपर फिटनेस जो है उसकी अगर वो मेंटेन रखता है, अभी ही इज ओनली 17 और 16, इसके अलावा उसने अभी अपना फुल जोर पकड़ना है। इसमें आप बिल्कुल एक तो स्टार जो है वो 100% वो आपको मिल चुका है, इस PSL का वो प्रोडक्ट होगा, और अभी चल रही है PSL। अभी आगे देखिए इंशाल्लाह कोई 2-3 और प्लेयर्स हैं जिनको कंसिस्टेंटली जब वो परफॉर्म करेंगे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक कुरैशी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे इस स्पोर्ट्स शो के लिए निकाला। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। सामीन कराम, स्क्वॉश एक ऐसा खेल है जो हमारे सब पाकिस्तानियों के दिल के बड़ा करीब है, अभी भी है। अब अच्छी खबरें कुछ आना शुरू हो गई हैं। पहले हमजा खान और अब नूर जमान जो है उभर कर सामने आए। नूर जमान ने हाल ही में खत्म होने वाली वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप जीती है और पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया है। एक तो उन्होंने नाम सरबुलंद किया, दूसरी तरफ हमें इसके पस मंजर में भी देखना होगा कि ऐसी जो बड़े मुकाबले हैं ग्लोबल लेवल के, इनका इंतजाम कौन लोग करते हैं। कुछ तो नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं भी आते। कुछ नुमाया हो रहे हैं और उनमें जो नुमाया नाम है वो पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के एक अब बड़े ओहदेदार हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हम उनसे अब बात करेंगे। अदनान असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं आप? जी, मैं आपसे बराह रास्त तो कभी मुलाकात नहीं कर सका, लेकिन स्कॉच के सरकर्दा खिलाड़ी हैं, उनके तवज्जुद से आपकी नेक शोहरत और आपकी खेल के हवाले से मोहब्बत और इसको ऊंचा ले जाने की, इसको तरक्की देने के हवाले से जो कोशिशें हैं, उनकी तारीफें हम सुनते रहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्कॉच, मुझे लगता है कि अब हम
پکے چڑھ رہے ہیں, کچھ آگے بات چل رہی ہے. بڑا اچھا ایونٹ ہوا سندھ میں, کراچی میں, اور چیف منسٹر بھی تھے مراد علی شاہ صاحب. آپ نے سب لوگوں کو بلایا جن کا اسٹیک تھا اسکواش میں. قمر زمان نظر آئے, پھر ہمیں گوگی لاؤدی نظر آئے, پھر نمایاں شخصیات میں جہانگیر خان تھے, پھر ایئر فورس کی شخصیات موجود تھیں, پاکستان اسکواش فیڈریشن کے لوگ موجود تھے, اور بنفس رفیس چیف منسٹر نے بڑے شوق اور ذوق سے دیکھا. اچھی بات یہ ہے, اور آپ کو بھی دیگر لوگوں کو اپنے مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا. تو بتائیے یہ جو تبدیلی ہے, جو خوشگوار تبدیلی ہے, اس کے ثمرات کس طریقے سے اسکواش کے کھلاڑیوں تک پہنچیں گے, اور اسکواش کس طریقے سے اب دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے گی؟ دیکھیں, یہ جو ٹورنامنٹ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے, اس کے ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی 20-25-30 سالوں سے کوئی میجر ٹورنامنٹ نہیں ہوا تھا. ہوتے رہتے تھے لیکن پارٹیسپیشن نہیں ہوتی تھی. جی, یہ پہلا ٹورنامنٹ ہے جس میں 32 ملکوں کے نمبر 1 پلیئر رینکنگ پلیئرس کو انوائٹ کیا گیا تھا, اور اس رینکنگ کی وجہ سے 23 ملکوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, جس میں 23 ملکوں کی خاتون بھی آئی تھی, 23 کنٹریز کی, اور مرد بھی آیا. تو یہ ٹاپ رینکنگ پلیئرس تھے, یہ اپوائنٹڈ نہیں تھے, بائی وے آف رینکنگ تھے. اٹ واز ورلڈ بیسٹ فیوچر جو اگلے 5 سال میں ورلڈ ٹاپ پلیئرز ہوں گے, یہ وہ پلیئر تھے جو انڈر 23 کے تھے. اس سے فرق یہ پڑا ہے, اور فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو ینگ پلیئرس تھے, جو کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ انڈر 19 میں ہمیشہ سے پاکستان ورلڈ کے ٹاپ 10 میں سے 2-3 پلیئر ہمارے رہتے ہیں, اور اس کے بعد 19 کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ لیگ میں آ جاتے ہیں, سینئر لیگ میں, اور کوئی سپورٹ ایز فار ایز فائنینشیل سپورٹ یا کوئی گورنمنٹ سپورٹ یا فیڈریشن سپورٹ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ان کو اپنا فیوچر نظر آئے. تو یہ سب پاکستان چھوڑ کے کہیں نہ کہیں نوکری پہ چلے جاتے ہیں, کویت, قطر, ملیشیا, مطلب یہ اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اپنے گھر کو چلانا ہے. تو وہ اس وقت جب وہ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں ان کو $5,000 مل رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ اپنا فوکس ورلڈ چیمپئن شپ سے ان کو ہٹ جاتے ہیں. تو میرا پلان یہ تھا, اور یہ میں نے ورلڈ اسکواش والوں سے جب بات کی تھی, یہ انڈر 20 یہ فرسٹ انڈر 23 ورلڈ کا کمپٹیشن ہوا ہے. اس میں جو 19 سے نکلیں گے آگے, ان کو 3-4 سال کی لائف مل جائے گی, جس میں یہ ورلڈ کراؤن کے پیچھے اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں, اپنے آپ کا نام بنا سکتے ہیں, اور جب انڈر 23 کے ٹاپ میں کھیل رہے ہوں گے, ورلڈ چیمپئن ہوں گے, پھر وہاں سے نیکسٹ لیول جو ہے, جو لائف دیکھیں 30 سال تک کی لائف ہوتی ہے اس طرح کی. تو پھر اس کو 5 سال جب مل جائیں گے سینئر لیگ میں, تو ایک تو اس کو یہ ایڈوانٹیج ملے گا کہ ہی ہیز گاٹ 4-5 ایئرس آف لائف جس میں اور محنت کر سکتا ہے. اب اس محنت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی گرومنگ کی جائے, جو کہ کر سکتے ہیں. فیڈریشن کے پاس بھی وسائل ہیں, آپ کی ایسوسیشن کے پاس بھی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ مست ہو کہ مجھے یہ سپورٹ ملے گی اس 3-4 سال میں, وہ مالی سپورٹ ہو یا اس کے گورنمنٹ کو اپنے انٹروینشن کر کے ایک فنڈ کریٹ کرے. میں بہت بڑا پروپوگیٹ کرنے والا آدمی ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کر سکتے ہیں, یہ فیڈریشن کا کام نہیں ہے. فیڈریشن کا کام ہے مینج کرنا, پالیسی بنانا. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو کم فارورڈ. اب آپ نے بات جو کی اسکواش اور ہاکی وغیرہ کی, سب جگہ پہ پرائیویٹ سیکٹر. اب آپ IPL کو دیکھیے, پرائیویٹ سیکٹر فنڈ ہے, اس کے کتنے بتائے جا رہے ہیں اچھے. اب آگے جا کے اس کے اندر پالیٹکس آ جائے وہ ایک الگ بات ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں میں نے تو یہ ڈٹرمن کر لیا, اور اپنے جو ہمارے بزنس کاؤنسلز ہیں ان کے ساتھ مل کے, کہ پاکستان میں اسکواش اکیڈمیز بنائی جائے. تو پہلی اسکواش اکیڈمی جو کہ SECP رجسٹرڈ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی رجسٹریشن ہوگی یا آڈٹ ہوگا تو پھر لوگ اس پہ آ جاتے ہیں. تو سندھ اسکواش ایسوسیشن نے پہلی اسکواش اکیڈمی بنائی ہوئی ہے کوچنگ سینٹر میں, جہاں ہم ان کو کھانا بھی فری دیتے ہیں, ٹریننگ بھی فری دیتے ہیں, ایجوکیشن بھی فری دیتے ہیں, اور کوچنگ بھی فری کرتے ہیں. ایبسولوٹلی فری, ایک پیسہ نہیں ہے. کرائٹیریا ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ بچے جو کہ 5 یا 6 دن لگاتار کھیلنے آئیں گے اور پریکٹس کرنے آئیں گے, گریجویٹ پلیئر کو ہم وہاں پہ اجازت دی. ریسنٹلی پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ مل کے ہم نے پشاور, بلوچستان اور لاہور کے اندر بھی اکیڈمیز بنانے کا ارادہ دیا ہے, اور اس کی فنڈنگ اگین پرائیویٹ سیکٹر سے. تو آپ نے اس سوال کا جواب کہ جی آگے چل کے کیا ہوگا, میرے خیال میں اس طرح کی اکیڈمیز اگر بن گئی اور سسٹینڈ ان کی فنڈنگ ہو گئی, تو یہی بچے آپ دیکھیں گے پاکستان ول بی بیک. ہم جہانگیر خان اور
फोगीज और शेर निकाल रहे होंगे इसको। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका विजन ये मिशन यही होगा कि इस तरह से स्क्वाश हमारे मुल्क में होनी चाहिए, या ये प्रपोजल हैं या ये चीजें पाइप लाइन में इस वक्त हैं। आखिर में ये बता दीजिए कि जब मैं किसी स्क्वाश के खिलाड़ी से जिक्र करता हूँ, लेजेंड हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जरूर जिक्र करते हैं पीआईए के रोल का। आप समझते हैं कि अब 2025 आ गया है तो वो जो एक हमारा बड़ा शानदार निजाम रहा है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का, डिपार्टमेंटल स्क्वाश का, उसको भी रिवाइव होना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, जैसे एयरफोर्स में या नेवी में या आर्मी में अभी भी खिलाड़ियों को जॉब्स मिल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपने अपनी जो सक्सेस स्टोरी है ना उसको जरा स्टडी करें। पीआईए जो था, ये पीआईए उस जमाने में एक प्राइवेट इदारा था, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी, उसमें जो बंदे जिसको क्रेडिट देना पड़ेगा वो था एयर मार्शल नूर खान, उसका विजन था। एयर मार्शल नूर खान ने पाकिस्तान की स्क्वाश, हॉकी और क्रिकेट को के ऊपर जो मेहनत की है वो उसके जो फ्रूट्स हैं वो आज भी हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो प्राइवेट सेक्टर के तौर पे उस वक्त किया था, जब कोर्ट्स बनी थी जिनमें उनकी फंडिंग होती थी, उनकी नौकरियां थी, वो ग्रेड 9-10 तक जाते थे। इसी तरह से हॉकी में आप देखें इस्लाउद्दीन, समीर वगैरह, ये सब कलेक्टर कस्टम बने थे कि नौकरियां थी डिपार्टमेंट में। कि हम खेल भी रहे हैं और एंड ऑफ द डे में हम कहीं पहुंचेंगे। जहांगीर भी इसी तरह से पीआईए में थे, कमर जमान भी थे सब। तो ये चीज तो हमें रीएक्टिवेट करनी पड़ेगी। अब वो प्राइवेट सेक्टर से करें, अगर इसी तरह से जैसे आप क्रिकेट की बात करें तो लाहौर ईगल्स, कराची वाइज, कस्टम्स, वापडा, ये टीम उतरती थी, ये हर टीम में 5-5, 4-4 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते थे। ये तो किसी ने एक पॉलिसी के तहत क्यों करता। दिस हैज टू बी रीइंकार्नेशन, इसकी जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, स्क्वाश की वजह से मैं आपको ये बता दूं, स्क्वाश में प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जब जितने भी क्लब्स वगैरह हैं इसमें अकेडमीज बननी शुरू हो जाए, जो कि मैंने शुरू कर दिया है काम। तब में जाके क्रिकेट के प्रेसिडेंट साहब उन्होंने कहा कि हम आपको 2 कोर्स दे देंगे, इसके अंदर आप अपना अकेडमी बनाए। तो इस तरह की कोऑपरेशन बननी शुरू हो गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 3 कोर्स पेशावर में मुझे दे दिए। अब इसी तरह से अगर ये अकेडमी बननी शुरू हो गई, ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ही उनको सपोर्ट करेंगे ना, मैं तो अकेला सपोर्ट नहीं कर सकता, मैंने डिपार्टमेंट्स को ही जाके एक्टिवेट करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी जी। तो ये कर रहा हूँ, ये तो मिशन यही है। अच्छा अदनान साहब, ये फरमाइए कि आखिर में जरा मैं चाहूंगा आप कूजे में दरिया को बंद करें। ये जो एक प्राइज मनी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बात मेरी गुज़िश्ता प्रोग्राम में गोगी अलाउद्दीन साहब से भी हुई थी। ये जो प्राइज मनी बेस्ड बड़े इवेंट है नेशनल सतह पे या इंटरनेशनल सतह पे, आपका नियर फ्यूचर में क्या प्लान है और क्या इस हवाले से जो स्क्वाश के खिलाड़ी हैं या जो फैंस हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा कि आपने पूछा मुझसे। ये अभी जो करंट चैंपियनशिप हुई थी, इसकी प्राइज मनी $60,000 थी, ठीक। और ये सब प्राइवेट सेक्टर फंडेड थी। बहुत लोगों ने इस पे अपना क्लेम टू फेम किया है कि जी हमने इसको फंड किया, हमने ऑर्गेनाइज किया। ये बिल्कुल, इसमें 3 लोग पर्टिकुलरली इन्वॉल्व थे, सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, कमांडर ऑफ हाई कोर्ट, डीएचई के एडमिनिस्ट्रेटर और सिंध स्क्वाश एसोसिएशन। ये जो टूर्नामेंट हुआ ये होस्टेड बाय सिंध स्क्वाश था, और ये की लोग जो प्लेयर इसमें थे वो ये थे। बड़ा अच्छा किया कि आपने उनका जिक्र किया, और मैं ये खुद समझता हूँ कि जो स्पॉन्सरशिप है या पैटर्नेज है, सरपरस्ती है, स्पोर्ट्स का इनका सरहदों का काम है, ये मिलते जुलते हैं सब काम, और आप इस खूबी के साथ ये काम किया है। आप भी एक तहनीत और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अदनान साहब, गाहे गाहे हम चाहेंगे कि आप भी हमारे शो में आते रहें और हमारे जो सामीन हैं और जो स्क्वाश के फैंस हैं उनको अच्छी खबरें आपके तवज्जुह से पहुंचते रहे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आप। ये थे जनाब अदनान असद, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन। इसके साथ ही हमारे आज के स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसिब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।